बहुत शुक्रिया शुभांगी। और आज आपकी अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है महिला दिवस पर। सर के साथ आज पूरे जो ड्राइव करके गाड़ी अभी आई है वो भी एक महिला चालक लेकर आई है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुरक्षा में भी जितनी इनकी बहुत स्वागत करते हैं। कृष्णा जी आपका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत बधाई आपको महिला दिवस की। तो आज सुरक्षा से लेके तमाम चीज़ें ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदना का प्रतीक है। और ये एक ऐसे राजनेता और अब हमारे अपने मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। अभी ये कह रहे थे कि पंख, तो हम उम्मीद करते हैं और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पंख लगाकर विकसित प्रदेश खड़ा करने के लिए इन्होंने संकल्प ले लिया है। और उस संकल्प का नाम है इन्वेस्टर्स मीट। ये बहुत समझते हैं, मैं चूंकि इनसे लंबा संपर्क रहा है और इनके व्यक्तित्व के उस पक्ष को मैंने देखा है, उसकी झलक देखी है मैंने कि इनके पास एक समझ है कि कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। और निर्भयता इनकी चिरसंगी है। कल जब आप टाइगर्स की बात कर रहे थे कि टाइगर्स की टेरिटरी होती है, अब सर मध्य प्रदेश आपकी टेरिटरी है। और इस टेरिटरी में जिस निर्भयता से बड़े फैसले लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप मध्य प्रदेश को वहां ले जाएंगे जहां मध्य प्रदेश को पहुंचना है। और बहुत संभावनाएं हैं आपके मध्य प्रदेश में। जिस पग पग रोटी डग डग नीर मालवा जहां से आप आते हैं कहा जाता है। मैं स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। शुभांगी आप मंच पर जल्दी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जी शरद जी, हमारी परंपरा है सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे, माँ सरस्वती को याद करेंगे और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे एमडी सर शरद जी, आप भी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। और आज का ये दिन बेहद खास है हम सभी के लिए। और आज हमारी खेल प्रतिभागियों का, हमारे खिलाड़ियों का हम सम्मान करेंगे। सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, तोड़ेस अज्ञानोदयसे, तोड़ेस अज्ञानोदयसे, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। चलिए, सरस्वती पूजन के बाद मैं हमारे एमडी सर सुनील बंसल जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी का स्वागत वो करें। और एक पौधे के साथ हमारे विशेष अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। और पर्यावरण के प्रति एक संदेश हमेशा कि पौधों को हम लगाएं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की। और अब मैं सुनील सर से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव और दमदार और मजबूत माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बंसल ग्रुप की ओर से, बंसल न्यूज़ की ओर से और हमारे पूरे जो खिलाड़ी पूरे प्रदेश भर से आए हैं, हमारे आयोजक और इन
खिलाड़ियों को जिन्होंने पंख लगाए हैं, उन सबका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारी मध्य प्रदेश शासन की मंत्री बहन कृष्णा गौड़ जी का बहुत स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में सर ये तीसरा साल है जो बंसल न्यूज़ पंख खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दे रहा है, और इस पुरस्कार को देने के लिए जो हमने एक मापदंड बनाया था, वो लोग जो नेशनल प्लेयर हैं, वो लोग जो स्टेट प्लेयर हैं, और जो कहीं ना कहीं समाज में पिछड़े हुए हैं, समाज में वांछित लोग हैं, उन लोगों को हमने चुन के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और हमारे जो भी आयोजक हैं और जो पंख बने हैं, जो लोग इन खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं माननीय को बताना चाहता हूं कि ये करने वाले कोई बड़े उद्योगपति या कोई बड़े बिजनेस ग्रुप नहीं है। उसी जिले के वो लोग जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, वो सब लोग इसमें जुड़े हैं। आप एक अभी जो GIS समिट हुई, उसके लिए पूरे भोपाल वासियों की तरफ से आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी जो कल आपने घोषणा करी है कि भोपाल में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, तो और पिछले 1 महीने से राजधानी बिल्कुल चमक गई है, लग रहा है कि राजधानी अब ये राजधानी है। सर पिछले महीने में दिल्ली में था, तो एक केंद्रीय अधिकारी, उनसे ऐसे ही बात हो रही थी, तो बोले अब नए मुख्यमंत्री आ गए हैं बंसल जी, तो क्या माहौल है अब प्रदेश में, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मैंने कहा सर रोडें तो बहुत बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पर मैंने उनको 2-3 वाक्य सुनाए कि मैंने कहा जब सर मुख्यमंत्री बने तो पिताजी सर के फसल कटवा रहे थे खेत में, जब उनसे पूछा गया तो वो बोले वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम कर रहा हूं। जब भाभी जी से पूछा गया कि अब साहब मुख्यमंत्री बन गए तो अब आप क्या भोपाल जाओगी, तो वो बोले नहीं, वो तो भोपाल वो रहेंगे, मैं तो यहाँ अपने सास ससुर की सेवा करूंगी उज्जैन में रह के। सर का बेटा यहाँ पढ़ता है भोपाल में, और वो अभी भी हॉस्टल में रहकर ही पढ़ता है। तो जब ये तीनों बातें मैंने उनको बताई, तो वो खड़े हो गए और मुझसे बोलते हैं धन्य हो आप लोग और धन्य है मध्य प्रदेश की जनता। तो ये ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री। सर बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी खिलाड़ी आपसे सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ पार्थ जी हैं, कुणाल जी हैं, चिराग जी हैं और कार्तिक जी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। ये वो पौध है जो बंसल परिवार की ब्लेसिंग से आगे पंख लगाकर अब आसमान में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आपका भी स्वागत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने मुख्यमंत्री जी के लिए। मैंने बैटिंग देखी है, चूंकि फाइनल मैच है इसलिए क्रिकेट का जिक्र ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा अपीलिंग खिलाड़ी वो लगता है जो वीरेंद्र सहवाग भी हो और विराट कोहली भी हो। और इनमें वो चीज़ है फियरलेस। ये शब्द डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए एक माकूल और सही शब्द है, क्योंकि इनका विश्वास आप में से बहुत से लोग जानते हैं। मैं इनके साथ जब भी मुलाकात होती है, अब मुख्यमंत्री हैं तो इनकी व्यस्तता है, लेकिन जब भी इनके साथ बैठो तो सनातन के नए अध्याय खुलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं और ये पता चलता है कि इनकी अध्ययनशीलता का सरोवर, समुद्र, तालाब कितना गहरा है। ये न सिर्फ उसको समझते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जहाँ से शक्ति लेते हैं,
जहाँ से इनको ताकत मिलती है, ये ताकत वहीं से आती है, उसी सनातन से आती है, उसी उज्जैनी से आती है, उसी अवंतिका से आती है, उसी महाकाल की घंटियों से, पवित्र घंटियों से, उसी मंदिर से आती है। और ये बड़े निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, आप और हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो इन्होंने रन सेट करके एक बड़ा टारगेट तय कर लिया है, तो वो जल्दी हमारे सामने होगा। हम सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम कार्यक्रम को सम्मानित करें, उसके बाद दोनों अतिथियों को सुने, जैसा आप जी। तो सर, आपकी भी अनुमति बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ठीक है, मान्य आप होंगे सर। तो सबसे पहले कृष्णा जी 2 शब्द महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सादर आमंत्रित हैं कि आप अपनी भावनाओं को रखें। जी हाँ जी, हाँ जी, आइए प्लीज। बंसल ग्रुप द्वारा आयोजित पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2025 के इस गरिमामय समारोह में मंच पर विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सही अर्थों में मध्य प्रदेश को विकास के पंख देकर तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प लेने वाले, भोपाल में सफल GIS करके 30,77,000 करोड़ के निवेश की सहमति का एक नया इतिहास रचने वाले, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक नया नवाचार पहली बार मुझे देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में सभी वाहन चलाने वाली वाहन चालक महिला, उनकी सुरक्षा में लगी हुई सारी महिलाएं और साथ ही उनके साथ चलने वाला स्टाफ भी महिला, ये मातृशक्ति को दिया गया वह सम्मान है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सफल और सार्थक कर रहा है। ऐसे मेरे मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित, बहुत ही सरल, सहज, विनम्रता और सरलता की पराकाष्ठा बंसल ग्रुप के CMD आदरणीय श्री सुनील बंसल साहब, बहुत सुंदर शब्दों के संयोजन से हर कार्यक्रम का संचालन करने वाले आदरणीय श्री शरद द्विवेदी जी एडिटर इन चीफ, आदरणीय श्री मनोज सैनी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर, आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, सभी सम्माननीय गणमान्य नागरिकगण, वो सारी हमारी खेल प्रतिभाएं जो आज यहाँ पुरस्कृत होने जा रही है, ऐसे ऊर्जावान हमारे सभी सम्माननीय खिलाड़ी बंधु, बंसल परिवार के सभी सम्माननीय सदस्यगण, उपस्थित सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आज सर्वप्रथम बंसल परिवार को इस बहुत शानदार और गरिमामय आयोजन की हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज एक बार फिर बंसल परिवार ने ये साबित कर दिया कि स्वस्थ पत्रकारिता, पारदर्शी पत्रकारिता, ज्ञानवर्धक पत्रकारिता के साथ साथ यह परिवार सामाजिक सरोकारों से भी बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस प्रकार का विचार, नवाचार केवल वही लोग कर पाते हैं जो समाज के प्रति समर्पित होते हैं। यह एक ऐसा पुण्य और पवित्र कार्य है जो सबको इस बात की प्रेरणा देता है कि समाज में रहकर समाज की जिम्मेदारियों का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। ये केवल आत्मचिंतन से ही संभव होता है। आत्मचिंतन केवल वही लोग कर पाते हैं जो मन, वचन, कर्म और भाव से समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। आज इस मंच से गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि हमारा बंसल परिवार समर्पण के साथ समाज के लिए समर्पित है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज इस गरिमामय समारोह में
जिस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, वो विशुद्ध रूप से हमारी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का है। और हम मानते हैं कि हमारी ये खेल प्रतिभाएं हमारे देश का, समाज का, परिवार का भविष्य है। हमारी ये युवा खेल प्रतिभाएं जो पूरे देश भर से यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके सम्मान में कहना चाहूँगी कि आप वह युवा शक्ति हैं जो हर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जिसका जोश तूफानों से टकराने का मादा रखता है, जिसके इरादे पर्वतों तक को बौना कर देते हैं, जिसका नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था, तो जिसका प्रतिनिधित्व विश्व में हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आप वह युवा शक्ति हैं जिस पर इस देश को गर्व है। और इसलिए आज बंसल परिवार यदि आपकी प्रतिभा का सम्मान कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी अब और ज़्यादा इस बात के लिए बढ़ जाती है कि और समर्पण के साथ, राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ हमें अपनी इस विधा को आगे बढ़ाने का काम करना है और इस राष्ट्र के लिए अपनी पहचान बनाना है और राष्ट्र का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाना है। मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ज्ञान का जो मंत्र दिया उसमें गरीब, महिला, किसान के साथ साथ नौजवानों को भी शामिल किया है। और उनकी सोच भी इस बात की है कि इस देश का युवा स्वस्थ रहकर राष्ट्रभक्ति के भाव से इस राष्ट्र के लिए काम करे, इस राष्ट्र के विकास धारा से जुड़े और उस मंत्र को चरितार्थ करने का काम मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का आपके हाथों में न केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत सर्वोच्च शिखर पर मध्य प्रदेश को ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। मेरी तरफ से बंसल परिवार को बहुत बहुत बधाई और साथ ही यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानीय जनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक महिला को यहाँ पर बुलाकर आपने भी सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपके प्रेरणादायी इस उद्बोधन के लिए। और महिला दिवस की बधाई मैं यहाँ महिलाओं को तो दे ही रहा हूँ, लेकिन बंसल परिवार की बड़ी बहू दिशा जी भी यहाँ हैं, उनको बहुत बधाई। मझली बहू विहा जी भी हैं और बंसल परिवार की लाडली बिटिया चारवी भी यहाँ हैं। आप तीनों को क्षमा कीजिएगा, मैं पहले उल्लेख नहीं कर पाया। आप तीनों को जो इस परिवार की प्राण शक्ति है, केंद्र शक्ति है, नारी शक्ति है, आपको नमन, प्रणाम। सर, मैं अब आपको गरिमा से आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप चाहें तो वहाँ बैठ के बोल सकते हैं। जी प्लीज आइए। जी, आपकी फिटनेस मैं जानता हूँ सर, वो कमाल है सर। योग जब करते हैं तो मैंने देखा है दृश्य, मतलब एक्सपोनेंट हैं ये योग के। सर प्लीज। पंख खेल अकादमी के आज के इस अलग प्रकार के मान के चलो के आमतौर पर हमारे इस विस्तृत प्रदेश के अंदर ऐसी प्रतिभा, जिन प्रतिभाओं ने अपने अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान मुकाम बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कई और स्पर्धाओं में उनने अलग अलग भूमिका अदा की, ऐसे प्रतिभावान लोगों को लेकर के एक अनूठे प्रकार का ये आयोजन किया है। मैं बंसल परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर अतिथि के रूप में विराजमान हमारी भोपाल की पूर्व महापौर, विधायक और मेरी सरकार में माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, जो शरद जी ने सही कहा कि आज का दिन हमारी बहनों को समर्पित है, आप लोगों को समर्पित है। आज महिला दिवस है, ऐसे में मंत्री भी आपने ध्यान रख के बुलाई, मैं आपको बधाई देना चाहूँ। इस अवसर पर श्रीमान सुनील बंसल जी, सुनील बंसल जी भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बंसल परिवार ने कई प्रकार से अपने इन व्यवस्थाओं को जोड़ करके आमतौर पर व्यापार व्यवसाय करते करते
सामाजिक सरोकार की व्यवस्थाओं से दूरी बन जाती, उससे ध्यान भटक जाता है। लेकिन आपने समान रूप से सब क्षेत्रों में ध्यान रखा, तो आपने और जो काम किया उसको बहुत अच्छे से एक लेवल मेंटेन करके किया है। अगर आप बंसल हॉस्पिटल की बात करेंगे तो उसका अपना एक लेवल मेंटेन है, अगर आप दूसरा कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका स्तर मेंटेन कर रहे हैं। और जब ये न्यूज़ चैनल की बात आती तो आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े चैनलों में बंसल ने अपनी मुकाम बना के रखी है, ये भी एक बड़ी बात। और इसीलिए मैंने कहा कि आपने अपने साथ जिनको संयोजित किया है, तो ये पंख आपके भी लगे हुए हैं, तो 2 पंख तो मैं पकड़ के लाया मान के चले कि ये अपनी व्यवस्था में शरद जी, मनोज जी, आप दोनों के दोनों एडिटर इन चीफ, एग्जीक्यूटिव एडिटर अच्छे प्रतिभावान। यद्यपि ये बात सही है कि सभी हमारे माननीय पत्रकारगण, इस जगत से जुड़े हुए सभी लोगों का सम्मान है, सबका अपना एक महत्व है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक शैली भी। उस शैली में कभी मैं बात करूँगा, ध्यान में आएगा, वो विस्तार से बात करूँगा, लेकिन एक छोटे से दृष्टांत से मेरी बात जरूर करना चाहूँगा। हमारे बीच में भगवान कृष्ण के वंश के बच्चों को उनके जन्म के पहले शरीर छोड़ने की घटना हम सबके सामने है। हमने सबने उनके बारे में सुना है। एक एक करके 7 बच्चे। कोई कल्पना कभी कर सकता है ऐसा कि किसी नव दंपत्ति जिनका अभी घर पहुंचने का भी समय नहीं हुआ है और उनको जेल में डाल दें, और जेल में डाल दे इस संकट के साथ कि जो संतान होगी, जेल की सजा भी अद्भुत सजा होगी। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई सजा मिली होगी जीवन में भगवान कृष्ण के माता पिता को जो मिली, उनके पहले कभी हमने नहीं सुना, उनके बाद कभी नहीं सुना। लेकिन कैसी सजा है कि माता पिता जेल में है और जेल में संतान भी पैदा होगी, लेकिन संतान को अपने आगे जीवन का कोई अधिकार नहीं। तो ये एक प्रश्न खड़ा होता कि जेल की सजा के साथ मौत की सजा किसको दी, माँ बाप को या बच्चे को? तो जिन बच्चों ने जन्म लेकर के आंखें नहीं खोली, ऐसे 7 बच्चों को मौत की सजा मिल जाए, ये कैसा, कौन सा द्वापर युग था, कौन सा कठिन काल था? कभी कल्पना करो तो ध्यान में आ जाएगा कि उन बच्चों ने, जिनने अपनी आंखों की पलकों को भी ऊंचा करना समझ में नहीं आया, अब एक दिन का भी बच्चा पूरा नहीं हो रहा है और आंखें खोलने के पहले वो किसी के हाथ में आता है, और उन माँ बाप के सामने बच्चों के उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है वो हाथ में लेते हैं। माँ बाप का एक बच्चा कभी हवा लग जाए तो टेंशन में आता, माँ को कोई कष्ट कितना हो जाता होगा, और उनके सामने वो कितनी बड़ी क्रूर परीक्षा हुई होगी कि वो निष्ठुरता से बच्चे को हाथ में लेता है और माँ बाप के सामने उठा करके किसी बड़े खंबे पे मार के एक गुब्बारे की तरह बच्चे का सिर सहित पूरा खून का, जो एक उस समय जो हालात होते होंगे, उस माँ पे क्या बीतती होगी जो 9 माह में बच्चे को पाल करके उस दिन का इंतजार करती है जिस दिन वो अपने संतान को जन्म देगी और संतान के सुख से उसको आनंद मिलेगा। लेकिन एक बच्चा हो जाए तो समझ में आएगा, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, ये जो बच्चों का साथ का संबंध है, उस क्रूर समय को याद करें तो मैं उस प्रसंग से अब आपको कभी विस्तार से दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ये प्रसंग में नारद जी की बात आती है। तो नारद जी से कुछ लोगों ने पूछा कि नारद जी, आपको किस आदमी ने सजा, क्या आपके दिमाग पे कभी कौन सी आपके बुद्धि फिर गई या आपके जीवन पे क्या बैठ गया कि आपने वो भविष्यवाणी उस कंस को समझा दी कि भाई ये जो भविष्यवाणी 8 बच्चे में 8वां कंस के यहाँ सामने भगवान कृष्ण आएंगे और उनको बचने के लिए वो ऐसा ऐसा कर दे। तो बोले हमको ये समझ में नहीं आया कि तुम दिन रात तो नारायण नारायण जपते हो, अपने आप को भगवान का भगत बनाते हो, लेकिन ऐसे कैसे भगवान के भगत हो कि इतना बड़ा क्रूर पाप करा दो। वो जो बच्चे मरे, मारने वाला कंस भगवान कृष्ण के वंश के, वो भगवान कृष्ण के माता पिता को दर्द है, लेकिन ये पूरे चीज का पाप तो नारद के माथे पे है। नारद जी ने तो कहा, अगर नारद जी नहीं समझाते
तो हो सकता है ये घटना इस ढंग की नहीं घटती। 1 2 3 गिनती में तो 8वां नंबर ही है, तो 8वां के समझाने में क्या दिक्कत है? तो ये बताओ कि वो नारद जी ने बड़ी कलाकारी से समझाया था, अन्यथा गिनती तो सबको आती कि 7 के बाद ही तो 8 आएगा, पहले 7 में क्या बिगाड़ा है? लेकिन नारद जी ने एक एक तीली लगा दी गोले में, एक जैसे माचिस की अपन ने काड़ी लगा दी, तीली लगा दी, और पूछा कि अब इसमें पहली कौन सी बताओ, 8वीं कौन सी बताओ? तो ये तो संकट हो ही जाएगा। एक गोल घेरे में रख दी तो नारद जी ने ऐसे बताया, अब बताओ, बोले तुमको मालूम नहीं है, भविष्यवाणी हुई है, ये भविष्यवाणी का ठिकाना नहीं है। कंस जरा समझ लो, ये देवलोक की भविष्यवाणी 8वां कौन सा होगा पता ही नहीं चलेगा। तो तुम तो 8 पे अपनी वही एक मान के चलो को 8 ही कृष्ण हो सकते हैं। तो अब ये बात दिमाग में कंस के बैठ गई, इसलिए वो एक एक करके ऐसा क्रूर अपराध कर रहा है। अब नारद जी से प्रश्न पूछा गया कि बेटा आपको किसने सिखाया था ये सब बोलने के लिए, और अगर आपने बोला था भगवान के भक्त हुए कि दुश्मन हुए? आपने तो राक्षस जैसा व्यवहार कर दिया, आपको बाहर आना चाहिए इससे। नारद जी क्या बोलेंगे? नारद जी तो नारायण नारायण करने वाले 24 घंटे हैं। उनसे ये प्रश्न पूछा कि ये तुमने पाप क्यों किया, आपको किसने सिखाया? तो उन्होंने कहा नारायण नारायण। बोला अभी नारायण, अभी भी नारायण बचे है क्या? अब तो सत्यनारायण हो गया, ये क्या हो गया? ऐसे कठिन काल में आपके द्वारा अभी भी आप वो कह रहे हो। बोला हाँ मैंने वो ही करा, भगवान ने जो चाहा। तो उनने कहा भगवान ने क्या चाहा? बोले मैं आपको रहस्य बताता हूं, ये आप कल्पना करो, कंस की सत्ता है, कंस की ताकत अथाह है, तो ये उस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर वो एक ही बच्चे को सीधा मार देता तो उसकी क्रूरता की कहानी घर घर कैसे पहुंचती? तो मैं तो उसको जितना क्रूर हो सकता उससे बड़ा बनाते हुए भगवान का ही तो काम कर रहा हूं। जब भगवान आएंगे तो उनका वो विराट रूप लाने के लिए जितना बड़ा कोई आप बड़ा निर्णय करने वाले हो, उतनी समाज को कीमत भी तो चुकाना चाहिए, एक तरह से उसका एहसास तो होना चाहिए। तो नारद जी ने जो जवाब दिया कि मैं भगवान का ही काम, भगवान की महिमा गाने के लिए, भगवान की अगर हम कल्पना करो कि भगवान को प्रकट करना तो साधना भी तो करना पड़ेगी, तपस्या भी तो करना पड़ेगा, हमको उसकी कीमत भी तो चुकाना पड़ेगी। तो समाज उसकी कीमत वसुदेव देवकी के माध्यम से चुका रहा है कि कोई उससे निपटना नहीं जा रहा है। हो सकता है उनने कहा जैसे वो पहली बार किसी को बच्चे को मार रहा था तो वहां मथुरा में विद्रोह हो जाना चाहिए था कंस के, वहां पे क्यों विद्रोह नहीं हुआ? समाज क्यों अपने आप को हाथ बांधे बैठा रहा? और कोई राजा निकल जाता लड़के आने के लिए कि यह अन्याय नहीं चलेगा, उसके खिलाफ बात आना चाहिए थी। ये नहीं आई। इसका मतलब है कि समाज में इस दर्द को तो समझ रहे थे लेकिन समाज उससे निपटने में सक्षम नहीं था। तो ये भगवान के प्रति मेरी साधना थी कि भगवान वाकई आपको ही प्रकट होना पड़ेगा। ये सारा हमारा वर्तमान का मरा हुआ समाज है, इसको जीवन आपके जीवन से मिलेगा, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ये मान के चले आज के इस अवसर पर उस दृष्टांत से हम ये मान के चले कि आपने प्रदेश भर के ऐसे बच्चों को जुटा करके उनके प्रति ये जो जीवन देने का प्रयास किया, मैं आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामना देता हूं। ये धनराशि का सवाल नहीं है। 45 बच्चों को 51 हजार, ये जो महत्ता है ये हमारे समाज की जीवंतता का प्रमाण है कि हाँ, बच्चा अपन घर में कठिनाई में वो भले ही खेल रहा होगा, उसको कोई परेशानी भले ही होगी, लेकिन ये हमारी थोड़ी मदद से उसको और कोई अवसर मिल सकता। तो ये समाज की चेतना भी तो है, ये भी तो जीवन है, इस जीवन की तो जरूरत है। इसी बात को तो सबके बीच में ले जाना चाहिए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायी और सारगर्भित उद्बोधन रहा। सर, एक दो आपकी अनुमति से कुछ प्रश्न, यहाँ लोग आपको सुनना भी चाहते हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, ये प्रश्न नहीं विमर्श है, ये कह लीजिए, ये डायलॉग है आपके साथ। और पहला संवाद तो यही है कि मैं जितना आपको देखता हूं, हम सब देखते हैं, गीता ऐसा लगता है कि आपके दर्शन में बहुत ताकत से उसका स्थान है। और गीता एक ऐसी, मैं उसको रिलीजियस बुक भी नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया का पथ प्रदर्शन करने वाली वो पुस्तक है। और वो सिखाती है निर्भयता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। इसको आपने अपने जीवन में कब आत्मसात किया? क्योंकि सांदीपनी की
भूमि से हैं आप, कृष्ण जी को समझते हैं, गीता को समझते हैं, क्योंकि आपके राजनीतिक जीवन में आपके प्रशंसक भी ये बात कहते हैं, आलोचक भी कहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव निर्भय हैं, चिंता नहीं करते, डरते नहीं है, वो जो फैसला करना है वो करेंगे। इज इट ट्रू सर? आप, मैं वैसे एक प्रश्न आपसे कर लूं। आदमी के जन्म के बाद कितनी बार जन्म होता है? जन्म के बाद, जन्म के बाद किसी का जन्म होता है क्या? तो जन्म के बाद क्या होता है? तो मृत्यु किसी को नहीं आती, ऐसा कोई है क्या? तो जब आती है तो फिर क्या डरना, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही, जब एक बार जन्म तो हो चुका है। हाँ, हम में से हर एक कोई जिसका जन्म हुआ है, सच्चे अर्थों में हम हर एक कोई अपने आप को कह रहे कि हम जी रहे हैं, माफ करना, हम जी नहीं रहे, हम मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। कौन कब तक दौड़ेगा वो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हर एक कोई अपने उस निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सबका समय सीमित है, जन्म और मृत्यु का समय सीमित है। इस सीमित समय में वो जो अवधि पाता है उसको जीवन माना जाता है जी। और ये काल का समय अर्थात महाकाल का समय, ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तो क्या डरना न क्या न डरना, बात तो बराबर ही है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, उसका आनंद लेते रहे और उस चीज का एहसास करें कि परमात्मा ने हमको कोई मौका दिया है, जो अच्छा हो सकता है उसको जरूर करें। मुझे लगता है इतना पर्याप्त। ये बड़ा ही जबरदस्त, जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, हमारे गीत सितारों में बदल जाएंगे, उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सच के, हमारे दोस्त कहारों में बदल जाएंगे। यही तो है फलसफा। लेकिन कितने लोग हैं जो शमशान वैराग्य कह के शमशान गए, मृत्यु की बात की और वापस लौट आए। लेकिन मुझे लगता है आपने जो बात कही डॉक्टर मोहन यादव जी, वो आपने बहुत आत्मसात करके कही है जी। अब मेरे को लगता है कि सारी बात आई गई, इसमें कुछ बचा तो नहीं है। नहीं, मैं इसको आपके राजनीतिक बड़े फैसलों से भी जोड़ना चाहूंगा। मैंने आपको देखा कि आप परंपरा और लकीर पर चलने वाले राजनेता नहीं नजर आए हैं। अगर मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर 1 साल के आपके कार्य का विनम्रता से मूल्यांकन करता हूं, तो हर काम में आपकी छाप दिखी है, आपका इम्पैक्ट दिखा है। ये भी मुझे लगता है इसका मूल तत्व भी वही है। देखिए, मूल तत्व पे जाना पड़ेगा तो थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। मूल तत्व पे जाना पड़ेगा तो हमको दिल्ली की तरफ देखना पड़ेगा। दिल्ली की तरफ हम जैसे देखेंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखना पड़ेगा। आप कल्पना करो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीवन में पहला चुनाव लड़ते हैं और पहला चुनाव लड़ते ही वो इतने बड़े धनी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पहला चुनाव लड़ते हैं, फिर मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़ते हैं, फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री। लेकिन उस मुख्यमंत्री बनने के साथ में भी उनके जीवन में कितने कष्ट आए। गोधरा जैसा बिना बात का कलंक उनके सिर पे आया, कितने कष्ट आए। लेकिन हमें उस कष्ट में, तो चूंकि गुजरात राज्य के अंदर की घटना थी, लेकिन गोधरा से उनके जीवन पे ये बात तो आई होगी कि कोई मुख्यमंत्री कभी ऐसा कर सकता है। अभी हमने वो पिक्चर भी देखी होगी, कहीं से कोई उनका संबंध नहीं था, झूठी बातें चला करके उनको कितना बदनाम करने का प्रयास किया। चलो मान लो वो गुजरात तक की बात हो गई और भगवान की दया से मोदी जी ने अपने शासन से सूत्र सुशासन में बदल करके दिखा दिया कि आज तक वहाँ कांग्रेस हमेशा हारती गई, उनके लगातार इधर दिल्ली आने के बाद भी। लेकिन दिल्ली आने के बाद भी एक एक करके उनके एक एक फैसले अपन देख लें। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई कोविड के काल में प्रधानमंत्री आकर के सबके बीच में कहे कि लॉकडाउन, मतलब ये मान के चलो कि सच में मैं भी अपने आप में हिल गया था कि ये अगर कोई लॉकडाउन कराना भी था तो अधिकारी को खड़ा कर देते कि भाई कम से कम उन पे तो नहीं आती, वो तो अपील कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से मान के चलो उनके पास सरकार में, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद भी वो न केवल लॉकडाउन की घोषणा करके पूरे देश को महफूज करते हैं, एक तरफ दवाई बनाने को प्रोत्साहन देते हैं, दूसरी तरफ इलाज की सुविधा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नोटबंदी, एक एक फैसले देखो आप। अब नोटबंदी का उस समय का फैसला कितनी बड़ी बात है। इतने प्रकार के आरोप लगते हैं राजनेताओं पर, इतनी झंझटें होती है और चलती। मैं
संयोग से मैं अपनी थोड़ी सी बात इसमें बता दूंगा। जब नोटबंदी की घोषणा हुई, संयोग से मैं शिक्षा मंत्री करके अपने 3-4 जिलों के दौरे पे आने के लिए भोपाल में, शायद आपके चैनल पे कहीं बैठा था, तो वहाँ लाइव दिखा रहे थे। 7:45 बजे मैं पहुँच गया, 8 बजे से लाइव चलने वाला था। और मैं भी अब 3-4 दिन के लिए व्यवस्था का, शायद विधायक था या मैं, ऐसे मेरे को ध्यान में कम आ रहा है, तो मैं अपने डीजल पेट्रोल की व्यवस्था के साथ जेब में पैसे लेके बैठा हुआ था। और माननीय मोदी जी टीवी पे आते हैं, थोड़ी देर में लगता कि वो 1-2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे। मेरे को आप संचालन करने वाला ने कहा कि थोड़ा सा मोदी जी ने सबको रुकवा दिया, वो जो बोलना सुनने दो। अब मोदी जी ने जो बोलना शुरू किया, तो बोलते बोलते जैसे समझ में आने लगी तो अपनी भी जमीन खसक गई। उन्होंने कहा अभी इसी प्रसारण के थोड़ी देर बाद 500 के नोट बंद हो जाएंगे, कोई लेगा ना, देगा ना, चलेगा ना, ये सब नोट की बंदी की जो बात आई। अब मैं सुनते सुनते मेरे दिमाग में ये घूमने लगा कि ये कल मैं डीजल अभी काहे से भरूंगा गाड़ी में, ये पैसे तो जेब में रह जाएंगी, वापस भी कैसे जाऊंगा। तो अपनी खुद की भी एकदम में ऐसा लगा कि भैया ये प्रसारण शायद अपने को समझ में आने के लिए, वो पेट्रोल पंप वाले को थोड़ी मालूम पड़ेगा अभी हाल। तो मैंने अपना सब निकाला कि भैया तुम्हारा तुम रखो, मैं पहले गाड़ी का पेट्रोल भरा के आता, नहीं तो जाऊंगा काहे से वापस। ये जो पूरा एक तरह से वो दृश्य कल्पना करो कि पूरे देश के लिए एक साथ इतनी बड़ी चुनौती का कोई सामना कर ले, सर्जिकल स्ट्राइक। आप बताओ, पाकिस्तान की तरफ देखने को लोग तैयार नहीं होते, और ये उसकी सीमा पे जाकर के मार करके हमारे लोग आ जाए, ये जो कॉन्फिडेंस लाए, धारा 370, आप कल्पना करो। अब ये भी आप बात कर लो कि एक तरफ इतने प्रचंड बहुमत से कोई प्रधानमंत्री बन करके आते हैं, अब वो इनके एक एक निर्णय से वो अपनी पूरी सरकार को भी दांव पे लगा रहे कि नहीं लगा रहे। कोई कारण से एक भी दांव उल्टा हो जाए तो कल्पना करो उस बात की। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, राष्ट्र के हित के लिए है, जीएसटी लागू करना, जीएसटी लागू कर रहे हैं। अब ये उस समय देखो कि कितनी प्रकार की बहुत सारी राज्य सरकारें थी, उनका तो बहुमत भी नहीं था, लेकिन था तो केवल उनका आत्मविश्वास कि जीएसटी धन संग्रह से हमारे भारत सरकार का और पूरे देश में भारत का मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, और सभी प्रकार के संसाधन देने के लिए हमारी संपन्नता की आवश्यकता। कभी हम उस समय सुनते थे पाकिस्तान अमेरिका की मदद से F-16 विमान ला रहा है, हमारे क्या हाल थे। चाइना बॉर्डर पे सड़क बना रहा है, ये बंकर बना रहा है, गांव बसा रहा है। अपन सोचते कि अपनी सरकार से अपने शहर की सड़कें नहीं सुधर रही है, वहाँ कहाँ से लगा देंगे पैसे, लाएंगे कहाँ से, चाइना बॉर्डर पे ये वो। लेकिन आज ये कितना सफल हो रहा है, क्योंकि संपदा, धन, आर्थिक ताकत का कितना महत्व है। तो ये जो मोदी जी के फैसले हम सबके लिए प्रेरणादायी, और मेरी सरकार में नहीं है, मैं मान के चलता हूँ कि हम सबके जीवन में भी हम जो जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं कमोबेश आपके लिए भी ये शुभकामना देता हूँ, माननीय सुनील बंसल जी के लिए देता हूँ कि हाँ, हम अपने जीवन में अपने आप को कठोर रख करके जो हो सकता है ऐसे सारे कामों में लगे रहो, परमात्मा यश देगा, यही मेरे सामने ध्यान मांगता है। बहुत बहुत आपने बहुत सुंदर बात की। आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, उसके बाद हम सेरेमनी की तरफ चलेंगे। आपने ये तो स्पष्ट कर ही दिया कि अब आप बड़े फैसलों के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आप जिनके शिष्य हैं, क्योंकि आपसे मैं बहुत चीज़ें समझता और सीखता भी हूँ। आपने एक बार मुझे ये भी बताया था, अनुकरणीय क्या होता है, अनुसरणीय क्या होता है। अनुकरण और अनुसरण, इनमें क्या अंतर है, शुभकामनाएं कब दी जाती हैं और मंगल कामनाएं कब दी जाती हैं, ये डॉक्टर मोहन यादव जी के बहुत प्रिय विषय हैं। और ये बहुत मनुहार के साथ आप जब भी इनके साथ कभी मौका मिलेगा तो आप इन प्रश्नों से दो चार होंगे। मध्य प्रदेश, आपका जो मध्य प्रदेश है डॉक्टर साहब, जिसको आप देखते हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आर्थिक संपन्नता, रोजगार दर बढ़े, और आपने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये मानूं कि ये 5 साल डॉक्टर मोहन यादव का रोड मैप भागेगा तेजी से निवेश लाने पर, नौकरियां लाने पर, हेल्थ और शिक्षा को मजबूत करने पर। देखिए, मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं आपकी बात में। मैं मेरे पे नहीं लेता हूं ये बात, इसलिए मैं करके कभी नहीं बोलता हूं, हम करके बोलता हूं। और हम करके इसलिए बोलता हूं कि मैं अगर घर से सोच के चला कि मेरे को ऐसा बनना और बना दिया और मैं अकेले अपने आप में सब हो गया, ऐसा तो नहीं है।
लोकतंत्र में करोड़ों लोगों ने वोट दिए और करोड़ों लोगों ने वोट दे करके बात अपनी है, बड़ी सहभागिता बात। दी। बड़ी बात। तो अपनी सहभागिता दी हमारे उस विकास के रोड मैप के प्रति। तो मैं उसका केवल प्रतिकृति, थोड़ा सा उसका एक सिंबॉलिक रूप से, असली में तो ये सब चाहते कि ऐसा होना चाहिए, तो वो चाहते तो मेरे को करना ही पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें सारी बातों का उत्तर हो गया। इसलिए हर एक कोई व्यक्ति जो अपने घर से चल करके मतदान के दिन वोट देता है, वो सब इन्वॉल्व है। माफ करना, इसलिए मैंने केजरीवाल के लिए उनकी दिल्ली के अंदर भी इस बात को मैंने भाषण में भी बोला था कि केजरीवाल जी, अगर आप जीत की माला पहनते हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री करके मानते हैं, आपने जो फैसले लिए अच्छे बुरे जैसे भी लिए, जनता ने आपको मत दे करके बनाया था। अब आपने पे सरकार के उस निर्णयों की गलतियों के आधार पर कोई कारण से कोर्ट ने आपको जेल में डाल दिया। तो आप कह रहे हो कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कहाँ लिखा है ऐसा इस्तीफा देना? तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये आप जेल में नहीं हो, ये जितनी जनता ने वोट दिया वो सब जेल में, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ अन्याय हुआ है। ये बात को समझने की जरूरत। ये वो अकेला व्यक्ति जेल में नहीं था जो इस गली को ढूंढ रहा कि मैं कैसे भी इस्तीफा नहीं दे करके मेरी पार्टी को कैसे बचाऊं मैं और अपना लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसे चला लूं। अरे इससे बड़ी नादानी की बात क्या होगी? जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पद छोड़ने के लिए उन गलियों में से रास्ते निकालो जिसमें आप टिके रहो। ये तो आपकी मोटी कितनी चमड़ी हो गई, हमको शर्म आ रही थी। इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में जनता की भावना के आधार पर हम कोई शपथ लेकर के किसी दायित्ववान जगह पे पहुंचते हैं, तो जनता के फैसलों के बलबूते पर कोई हम पे किसी प्रकार की बात आए, हमारी तैयारी होना चाहिए कि हमारे पे जो होना हो जाए, लेकिन जनता की भावना के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, इस लाइन पे रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही जी एक सवाल करना चाहते हैं। प्लीज 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 ले लीजिए, माइक्रोफोन ले लीजिए प्लीज, मनोज जी। हाँ हाँ, एक माइक्रोफोन लीजिए। सवाल का मन सिर्फ इसलिए हो गया कि आप थोड़ा से आ जाओ, अपन दोनों माइक के थोड़ा इसके रेंज के बाहर आ जाए। सवाल का मन सिर्फ इसलिए हो गया कि छोड़ने की बात चल रही थी और मैं आपके छोड़ने से बहुत वाकिफ हूँ। 2003 जब आपको टिकट मिला बड़नगर से, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अपना टिकट छोड़ दे। टिकट पाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत और छोड़ने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मोहन जी को जब मेरी मुलाकात भी हुई तो छोड़ने के दौरान ही हुई थी और 2003 में बाकायदा बी फार्म आपको मिल गया। मैं उस दौर को समझना चाहता हूँ आपसे कि वो छोड़ने का मन उस समय कैसे आ गया था और जो छोड़ा था क्या इसीलिए ये सब है? देखिए, फिर मैं वापस मेरे पहले वाले उदाहरण पे आता हूँ जो मैंने भगवान कृष्ण से अपने सबको बताने का प्रयास किया था। यद्यपि वो बहुत गंभीर और गूढ़ और बड़े अलग प्रकार की बात है। हम जिस पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, आप बताइए, ये बिजली का बल्ब जल रहा है, यह सामने लाइट जल रही है, इसमें लाइट में जलने की क्षमता तो है, लेकिन उस स्विच की ताकत क्या है ये इसको मालूम नहीं है क्या? अगर वो स्विच ऑफ हो गया तो ये मर जाए तो भी नहीं जलेगा, इसको क्या हो जाए, जल सकता है कभी? ये इसकी अपनी अपनी क्षमता योग्यता हो सकती है, लेकिन बिजली के करंट से प्रवाहमान होने की जहां की स्थिति बनेगी, उस स्थिति का भी इसको भान रहना चाहिए। ये अगर उससे अलग जाएगा तो बात नहीं जमेगी। तो ये हम सबके लिए समझने की बात है कि मैं पार्टी में अपनी व्यवस्थाओं से मैं उससे और आगे आपको ले जाता हूं। थोड़ा सा आपने बात निकाल दी तो बता देता हूं। मैं मेरे राजनीतिक जीवन में आज की स्थिति में मेरा 43वां साल चल रहा है। ये पक्ष बताता हूं। मैं 1982 में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, 83-84 में प्रेसिडेंट हुआ, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ,
तो 82-83 से लगा करके 92 तक मैं नीचे का सबसे नगर का एक नगर मंत्री बन के अपनी राजनीतिक यात्रा चालू करता हूँ विद्यार्थी परिषद में, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पूरे प्रांत का अकेला एक प्रदेश मंत्री रहता हूँ, अकेला विद्यार्थी परिषद का, एक बार नहीं 2 बार, और उसके बाद फिर 2 बार राष्ट्रीय मंत्री रहता हूँ। मैं जगत प्रसाद नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ में उस विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर रहा हूँ। लेकिन 90 के बाद 92 तक मैं राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद फिर एकदम नगर का छोटा सा संघ का अपना जो काम मिलता है उसको करता हूँ। तो ना मुझे बड़े से बड़े पद पे पहुँचने का कोई गुरूर है, ना छोटे पद पे मलाल है, कहीं भी बिठा दो काम तो करना है। ये भाव मैंने 90-92 में भी लिया। इसके बाद से लेके 90-92 से 93 से लेकर के फिर 2003 तक युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का 2000 बनते, उसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना। 2000 में भाजपा का जिले का महामंत्री बना। तो छोटे से छोटे काम में भी आनंद लेना। और फिर 2003 में टिकट मिल गई, कोई बात नहीं। फिर मुझे अपने वरिष्ठों ने कहा कि आपसे 20 साल, मेरी उस समय 35 साल की उम्र थी, उन्होंने कहा आपसे 20 साल बड़े, ये बहुत इनकी इच्छा भी है और पार्टी के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा करो कि आप इनके लिए छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। साध्वी उमा जी अभी हैं, उनने भयानक नाराज़गी बताई थी और उनका जो प्रेम था, लेकिन उससे बड़ी वो उस समय की लीडर भी थी। उनने कहा भाई कोई पार्षद का पद नहीं छोड़ता, सरपंच नहीं छोड़ता, तुम विधानसभा के टिकट से कैसे छोड़ सकते हो। मैंने दीदी से क्षमा मांगते हुए, दीदी मैं स्वयंसेवक हूँ, इसलिए स्वयंसेवक को जो आज्ञा मिल जाए वो करना, ये दे दिया तो करना, नहीं तो नहीं करना। मैं बिजली का बल्ब हूँ, बटन दबाएगा तो चालू, बटन दबाएगा बंद, इतना ही अपना काम। तो ये थोड़ा सा बैलेंस। तो लगभग मैं 20 साल वो पहले अपना समय निकालने के बाद फिर विधानसभा छोड़ रहा हूँ। और आपको जानकारी में है कि फिर ये 20 साल से फिर लगातार परमात्मा की दया से पार्टी भी सब देखती है। 2003 में टिकट छोड़ता हूँ, 2004 जनवरी में सरकार बनते ही मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद में परमात्मा की दया से लगभग 8 साल में अध्यक्ष रहता हूँ। बाद में फिर 4 साल टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहता हूँ, फिर विधायक बनता हूँ, फिर शिक्षा मंत्री बनता हूँ। बाकी की कहानी आपको मालूम है। तो पद से हमारे को मद नहीं चढ़े, परमात्मा इतना ही दे दे बस। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और 2 महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी तरफ इन्होंने ध्यान खींचा है, मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम सबको याद रखना चाहिए। पहला बिंदु है जो इन्होंने बताया कि स्विच जनता है, राजनेता बल्ब है। उधर से लाइट ऑन होती है, आप रोशनी देते हैं, रोशनी देने का काम इनका है और ये पूरी ताकत लगाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि छोड़ने वाले को ही मिलता है। तलबगार जो होता है, बाजार से गुजरा हूं, तलबगार नहीं हूं। जो मांगता है, जो मांगने के लिए तत्पर रहता है, नाना प्रकार के स्वांग करता है कि मैं तो सन्यासी हूं, माफ कीजिए मैंने भी अब तक की पकी हुई उम्र में आ गया हूं, उसको मिलते नहीं देखा था मैंने। तो छोड़ना ही मिलने की पहली सीढ़ी है। सर बहुत धन्यवाद कि आपके 2 मूल्यवान मंत्र हमको मिले। और अब हम सीधे अपने प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ चलेंगे शुभांगी के साथ। शुभांगी जी प्लीज शीघ्रता। फेलिसिटेशन शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री जी, हमारे खिलाड़ियों पर आधारित एक फिल्म है, वो हम जरूर आपको दिखाना चाहेंगे। जब मैं ग्राउंड में उतरती हूँ, जब मैं ग्राउंड के पैर छूती हूँ तो मुझे एक अलग से एनर्जी आती है। मम्मी मेरी चिंता मत करो, मैं तो अच्छी हूँ, खेलूंगी, मैं तो खेलूंगी। टॉप लेवल की खिलाड़ी बन सकती है और बन भी गई है। बहुत पसंद है हॉकी खेलना, पर घर की कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो मैं 8 साल से हॉकी खेल रही हूँ। जब मुझे पता भी नहीं था कि हॉकी क्या होती है, तो मम्मी मुझे इधर लेकर आई। दिल में जो सोचा कि सब बच्चियाँ खेलती हैं, मेरी बच्ची भी मैं लेके आऊंगी, मैं खिलाऊंगी इसके लिए। प्रियंका ऐसी होनहार खिलाड़ी जिसकी पारिवारिक हालत सुनकर दिल टूट सा जाता है। घर में पैसों की दिक्कत है, मम्मी कमाती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, वो